क्वेश्चन ये है कि अगर प्रसाली को एक बेटा और एक बेटी हो जाए तो सर बेटा और बेटी होने की 50% वाली प्रोबेबिलिटी नहीं ली जाएगी। ये जो क्वेश्चन है, इन रूटीन मेडिकल चेकअप इट वाज फाउंड दैट प्रसाली मैटरनल ग्रैंडफादर ऐसी थी, उसकी मम्मी को ऐसा था। प्रसाली को हीमोफीलिया नहीं है, उसके हस्बैंड को भी हीमोफीलिया नहीं है। खरगोश बेचारा 25% ही खा पा रहा है, तो उसका इन्वेजन होने के बाद नहीं खा पा रहा खरगोश। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसेक्ट खा ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आई विश कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एनएसईबी का पेपर हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, टेंटेटिव आंसर की आ चुकी है, और हमने पाया कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा जो है मतलब मिसमैच है कि सर डिस्कशन तो बनता है, डिस्कशन तो जरूर बनता है सर, चैलेंज किया जाएगा सर, ऐसे हार नहीं मानेंगे। ओके, तो मैं बुगैम्बो आज के इस सेशन में, छोटा सा हमारा सेशन है, यही डिस्कस करने आया हूं कि कौन सा क्वेश्चन हम चैलेंज करने जा रहे हैं। ओके, चलिए सर। तो बेटा, हमारे जो क्वेश्चन मिसमैच हुए थे, पेपर कोड 21 हमने यूज किया था अपने डिस्कशन में, ठीक है। तो बेटा उसमें पहले हम देख लेते हैं, मैं अपने वाले सेक्शन के देखूंगा। एक ये 21 क्वेश्चन है, राइट। तो बेटा इस 21 क्वेश्चन का अगर मैं आपको बताऊं, तो जो हमने आंसर दिया था वो, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, राइट। तो दोस्तों इसमें जस्ट सेकंड आप मुझे देंगे, लेट मी फाइंड आउट, मिल जा भाई, ये रहा, ठीक है। तो 21 का सर आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हमने दिया था सी। ओके, आर आंसर सी। ओके, और इनका आंसर है बी, इन्होंने आंसर दिया है बी। और हमने जब हम लाइव डिस्कस कर रहे थे तो एक बार मेरा भी आंसर बी आया था। तो देखो बेटा, इसमें अगर मैं आपको बताऊं, 0.125 लाएगा कि क्या आएगा, ये मैथमेटिक्स है। और इसमें एक जो चीज है यहां पर, अगर मैं सवाल को देखूं वापस से, तो बोल रहा है कि रूटीन चेकअप में ये प्रसाली मैम हैं, इनकी मैटरनल ग्रैंड मदर कैरियर हैं। ओके, तो प्रसाली को हम यहां पर बना लेते हैं, ये प्रसाली है। मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि इसको तो हम सर चैलेंज ही करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को चैलेंज करने वाले हैं। ओके, प्रसाली है, प्रसाली की बोल रहा है कि ग्रैंड मदर को करियर है, और मैटरनल ग्रैंड फादर जो है उनको हीमोफीलिया नहीं है। तो जाहिर सी बात है, प्रसाली की जो मदर होगी वो भी बेटा करियर हो भी सकती है, नहीं भी, है ना। ये मदर है, हालांकि हमको इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ग्रैंड मदर है, ठीक है। ग्रैंड मदर को लिख रहा है कि प्रसाली की ग्रैंड मदर को क्या था, करियर थी। अब उन्होंने ये सब ना मतलब जस्ट आपको वो करने के लिए दिया हुआ है, कहना चाहिए कि एक तरह से मतलब भटकाने के लिए दिया है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि अगले ही पल यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर उसने दे दिया है कि भाई, आप देख सकते हैं कि प्रसाली को खुद को हीमोफीलिया नहीं है। तो प्रसाली को खुद को हीमोफीलिया नहीं है, तो सर देखो जाहिर सी बात है, प्रसाली के खुद के नॉर्मल या करियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 50-50 आएगी। तो प्रसाली बेटा 1/2 चांस है, 50% चांस है कि नॉर्मल होगी, और 52% चांस है कि प्रसाली एक्स स्मॉल सी एक्स होगी, ऐसे होगी। ये प्रसाली के खुद के चांस है, राइट। अगर प्रसाली ऐसे होती है तो 0% इन प्रोजेनीज, मतलब इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, 0% आ जाएगा प्रोजेनी में, है ना भाई, कुछ है ही नहीं लफड़ा। अब आया ये, है ना। तो प्रसाली हमारी मैडम जो है 1/2, 50% चांस है कि वो ऐसी रहने वाली है। कैसा रहने वाली है, ऐसी रहने वाली है। उनके खुद के 50% चांस ये होने के हैं, ओके, ऐसा रहने के हैं, ठीक। अब उनकी जो मैरिज होती है, वो लिख रहा है हर हस्बैंड डज नॉट हैव हीमोफीलिया, यानी कि वो जो प्रसाली मैडम हैं, ये प्रसाली मैडम हो गई, और जो हस्बैंड है, हस्बैंड जो है वो नॉर्मल है। तो बेटा हस्बैंड को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स वाई, ठीक। और यहां से 1/2 हमारा चांस इसका है, एक्स स्मॉल सी, यानी कि रिसेसिव अलील, और ये नॉर्मल एक्स, ठीक है। अब सर ये नॉर्मल सी बात है
ये स्मॉल सी ही मैंने बनाया है, डिफेक्टिव वाला ही हमने लिया है, डोमिनेंट वाला नहीं लिया है। ओके यस, और ये भी एक्स स्मॉल सी, ये नॉर्मल एक्स, ये नॉर्मल एक्स, और मेल वाला एक्स एक्स वाई और वाई। ठीक, तो सर देखो ये दोनों मेल जो है ये मेल आए हैं और ये फीमेल आई है। ठीक है, नाउ आप मेरी बात समझिएगा, क्योंकि प्रसाली के खुद के ये होने के परसेंटेज उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे नीचे जीरो आएगा तो जीरो ऐड कर दें बाद में, भाई क्या ही दिक्कत है। तो 1/2 ये है। अब सर यहां देखो पॉइंट क्या है, जो कि हम लाइव में भी जो है बताए थे। जैसे अगर तुम बोलोगे सर कितने परसेंट प्रोजेनी हीमोफिलिक मेल होंगे, इन्होंने लिया है हीमोफीलिया, हमने सी लिख दिया, कोई बात नहीं है ना, कलर ब्लाइंड वाला लिख दिया है ना। तो अगर मैं जल्दी से उसको सी ही कर दूं, लो भाई एच ही कर देते हैं, है ना, क्या है कि इसको एच ही कर देते हैं, ये एच मैंने कर दिया, कंफ्यूजन ही खत्म। ठीक है, इधर से भी मैं इसको एच कर देता हूं, है ना, क्योंकि भाई पैटर्न तो दोनों का सेम ही है, क्या ही फर्क पड़ता है। स्मॉल एच और ये स्मॉल एच, स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच, चलो और भी सही हो गया, ठीक है ना। तो सर देखो ये हो गया, अगर तुम पूछोगे कितने परसेंट प्रोजेनी हीमोफिलिक मेल होगी, तो ये 0.25 आएगा। और कितने परसेंट प्रोजेनी करियर फीमेल होगी, तो भी ये 0.25 आ गया, और 1/2 से आप कर दोगे मल्टीप्लाई, गेटिंग माई, ये आ गया दिस, तो आंसर आ जाएगा 0.125 अगर क्वेश्चन ऐसा हो। समझ रहे हैं आप बात को, बट सर क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, क्वेश्चन ये है कि अगर प्रसाली को एक बेटा और एक बेटी हो जाए, तो सर बेटा और बेटी होने की 50% वाली प्रोबेबिलिटी नहीं ली जाएगी। आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए, इफ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, मतलब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच प्रोबेबिलिटी, या व्हाट इज, क्वेश्चन ऐसा होता, व्हाट, क्वेश्चन ऐसा होता कैसा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट प्रशाली will have a hemophilic son and a daughter. ओके, तो क्या सही होगा, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है विल गेट, ये जो क्वेश्चन है, इन रूटीन मेडिकल चेकअप इट वाज फाउंड दैट प्रसाली मैटरनल ग्रैंडफादर ऐसी थी, उसकी मम्मी को ऐसा था, प्रसाली को हीमोफीलिया नहीं है, उसके हस्बैंड को भी हीमोफीलिया नहीं है। इफ प्रसाली गेट्स 2 चिल्ड्रन, कि अगर प्रसाली को 2 बच्चे होते हैं, प्रसाली गेट्स 2 चिल्ड्रन मतलब उसके 2 बच्चे हैं, एक सन है और एक बेटी है, तो सन का सन में से लेंगे, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सर आपको ओनली सन में से देखना है, जो सन है, जो आपके ये सन है, ये सन। अब प्रसाली गेट्स 2 चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है कि प्रसाली को बच्चे हो चुके हैं, प्रसाली को बच्चे हो चुके हैं, ये हम उसको मानेंगे, राइट। तो अगर हम अब देखो ये जो पॉइंट लिखा ना इन्होंने, ये थोड़ा है, मतलब प्रसाली गेट्स 2 चिल्ड्रन, एक सन और एक डॉटर। अब इसका मतलब है कि प्रसाली इज हैविंग, प्रसाली को बच्चे हो चुके हैं, हो चुके हैं, तो हो चुके हैं अगर आप लोगे तो बेटा देखो, तो हो चुके हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा होता बिल करके होता, बिल करके, तब आपका क्या आता आंसर, ये देखो 0.25 इंटू 1/2, 0.25 इंटू 1/2, तब आंसर आपका ये आता 0.25 इंटू 0.5,
यानी कि 0.125 ईच आ जाता। बट अभी क्या है, अभी सिर्फ आपको हो चुके हैं बच्चे, है ना, प्रसाली को बच्चे हो चुके हैं, ये रहा कि इफ प्रसाली गेट्स 2 चिल्ड्रन। अब इसमें मतलब अगर वो ये सोच रहे हैं कि प्रसाली को बच्चे होंगे, तो सर आई थिंक एक लड़का और एक लड़की, 2 प्रेगनेंसी नहीं, तो वी आर गोइंग टू टेक द सी आंसर। हम सर सी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आप जो है अब सॉरी, हम सी की तरफ ही जाएंगे, तो सी ये है, हम अपने तरफ जाएंगे, इसको हम चैलेंज करेंगे। क्या करेंगे? चैलेंज करेंगे, ठीक है ना सर, क्योंकि प्रसाली को बच्चे हो चुके हैं, हैव, प्रसाली इज हैविंग, प्रसाली के बच्चे हो चुके हैं, बस इतना सा फर्क है इसमें, बाकी और कुछ नहीं कि प्रसाली के बच्चे हो चुके हैं या होंगे। तो भाई मेरा तो कहना है कि प्रसाली को बच्चे हो चुके हैं, एक सन है और एक डॉटर है। अब सन के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं ली जाएगी, आप ये नहीं लोगे कि उसके सन के होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो सर हमारा जो आएगा वो ये आएगा, देखो, आउट ऑफ सन 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.25, और दिस वन एंड दिस ऑल्सो सेम फॉर द, ये है ना, ये वाली आपकी आ गई प्रसाली के खुद के मतलब वो होने की, वो करियर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू चैलेंज इट, आवर आंसर इज करेक्ट। क्योंकि सर ये जो ये लाइन है, ये थोड़ा लैंग्वेज का एक है इसमें प्रॉब्लम, मैं मानता हूं, दिस इज लिंग्विस्टिक या ग्रामर प्रॉब्लम, आप इसे मान सकते हो। बट इफ प्रसाली गेट्स 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे होते हैं, हो जाते हैं, मैं तो इसको ये लेके चल रहा हूं, नहीं तो भाई बी बन जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, क्लेम करने वाले हैं कि भाई आप लैंग्वेज को सही से लिखें, वी आर गोइंग टू क्लेम ऑन इट, तो वी आर स्टिक टू अवर आंसर, है ना भाई, हम अपने आंसर पे टिके हुए हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। सर ये तो शुद्ध गलत आंसर की है ना, हमको जो आंसर दिया है इसमें बेटा हमने आंसर दिया है आपका कौन सा, यह है क्वेश्चन नंबर 33। बेटा 33 में हमारा आंसर जो है वो है, एनएससी भी आंसर दे रहा है इसका 33 का ए, और सर हमारा आंसर है सर बी। सर ये तो फुल क्लेम है, वी आर गोइंग टू क्लेम इट, हम इसको भी क्लेम करने वाले हैं, क्योंकि सर देखो ये इवन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस प्रमोट करता है और साइटोकाइनिन उसे जो है इनिबिट करता है, तो सर आंसर तो बी ही जाएगा, रिलेटिव कंसंट्रेशन। और इतना ही नहीं, ये देखो ये कैम्बेल का डायग्राम है 12th एडिशन का, ये क्लास में मैंने लिया हुआ है सर, इसको बच्चों ने जो हमसे जुड़े हुए बच्चे थे उन्होंने पक्का बी ही लगाया होगा। आप देख सकते हो सर, यहां से आप देख सकते हो ये जो अपाइकल बड है जहां पे ऑक्सिन बनता है, ये देखो नीचे वाली बड थोड़ी बड़ी है, साइटोकाइनिन कमिंग फ्रॉम द रूट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड स्ट्राइगोलेक्टोन। मैंने 3 हार्मोन समझाए हैं, ऑक्सिन, स्ट्राइगोलेक्टोन एंड साइटोकाइनिन। तो सर ये तो शुद्ध गलत है, ओके। allowing for a limited amount of axillary bud growth, therefore the axillary bud farthest from the apex are increasingly elongated। क्योंकि यहां सबसे ज्यादा ऑक्सिन बनता है, यहां सबसे ज्यादा स्ट्राइगोलेक्टोन बनता है, और रूट की तरफ से साइटोकाइनिन बनता है, तो यहां से यहां तक आते आते ऑक्सिन थोड़ा कम हो जाता है, और साइटोकाइनिन बढ़ जाता है, तो अपेक्स से दूर वाली बड देखो बड़ी होती है साइड वाली। तो सर ये तो फुल गलत होने वाला है ना। ऑक्सिन एंड स्ट्राइगोलेक्टोन लेवल ऑल्सो डिक्लाइन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, नीचे नीचे बढ़ोगे, तो सर साइटोकाइनिन ये साफ साफ दिया हुआ सर, जिब्रेलिन का तो मतलब ही नहीं है। मल्टीपल हार्मोन प्ले ए रोल इन दिस प्रोसेस, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड स्ट्राइगोलेक्टोन। अब हमारे ऑप्शन में स्ट्राइगोलेक्टोन तो है नहीं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। कैम्बल 12th एडिशन का हमारा ये रेफरेंस है, ओके। तो बेटा ये भी क्लेम करने वाले हैं हम बी, हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं
बेटा देखो ये तो डायग्राम ही क्लियर नहीं है, सो कांट से एनीथिंग। वाई दे आर क्लेमिंग टू लाइक दिस? हमने इसका आंसर ए दिया था, वो डी दे रहे हैं, है ना। मीजोफाइट में कैसे बन रहा है, ये बार्क है क्या है, मतलब नॉट सो क्लियर, कांट से एनीथिंग। एंड द सेम थिंग विद दिस क्वेश्चन, विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ये जो मल्टीपल वाला है बेटा इसका भी इमेज नॉट क्लियर, सो कांट से एनीथिंग, हम कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि मतलब इमेज इज नॉट दैट मच क्लियर। और मतलब सो मैनी इमेजेस आई हैव फाउंड, रिसर्च्ड, देखी मैंने, है ना, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि मतलब बहुत से रेफरेंस मैंने यूज किए कि ऐसा कुछ दिखे, मतलब जो ये आंसर दे रहे हैं वो सर वो तो बन ही नहीं रहा है ना। इन्होंने जो आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 60 का, अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने दिया है बेटा बी एंड सी। तो बी एंड सी अगर मैं देखूं, है ना भाई, इनका जो आंसर है बेटा, द ओक ट्री फेस्ड ए वेरी सीवियर विंटर इन सेकेंड ईयर ग्रोथ। तो मतलब पी और क्यू में आप इधर से शुरू करो इधर से करो, क्या मतलब ही नहीं है सर कुछ, सो कांट से एनीथिंग बेटा। अच्छा, तो ये दो क्वेश्चन तो अपने ऐसे हो गए। अब आते हैं इस पे। ये हम अब देखो स्पर्म सेल डिवाइड नहीं करता है फर्दर, हाँ, लीस्ट टीलोमरेज एक्टिविटी स्पर्म मदर सेल, इन स्पर्म मदर सेल हाईएस्ट होती है। स्पर्म मदर सेल मतलब जर्म सेल्स, ठीक है। हाँ, मैच्योर एडिपोज में लीस्ट होती है, सो वी एक्सेप्ट के हाँ चेंज, हम इसको मानेंगे डी आंसर, डी आंसर जो है वो सही है ना। मतलब ये हमारा आई रिसर्च लेटर ऑल्सो एंड डॉक्टर साहब ऑल्सो कि भाई इसको चेंज होना चाहिए, ये हम मान लेते हैं। बट स्पर्म सेल में भी देखो, जैसे लाइव डिस्कशन में हमने बोला था कि स्पर्म मतलब बहुत बाद में बनता है, सो देर इज ऑल्सो डिस्पैरिटी, बट एटलीस्ट लास्ट हम इस पे फोकस करते हैं। इकोलाई, बेटा इकोलाई देखो ये क्लास में पढ़ाया हुआ सवाल है सर। रिसर्चर एक इकोलाई ग्रो करता है जिसमें ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों है, तो सर पहले ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज ही यूज होगा, क्योंकि कैटाबोलिटिक रिप्रेशन होगा, सीआरपी प्रोटीन काम करेगी। तो शुरू में जब ग्लूकोज काम करेगा तो बेटा शूट अप होगा ऐसे, ओके ठीक है, फॉलोड बाय ए प्रोनाउंस्ड लैग फेज, ऐसे लैग फेज आएगी, और लैग फेज आने के बाद सेकंड एक्सपोनेंशियल फेज आएगी, आ गई, एक बार लैक्टोज आ जाएगा। इसने पूछा बेस्ट एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अंडरलाइंग द लैग पीरियड ऑब्जर्व्ड बिटवीन द टू एक्सपोनेंशियल फेज, कि भाई यहां पर जो यहां क्या चल रहा है या ये क्यों आया, बेस्ट एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, कि सबसे बेस्ट क्या वो करता है ना। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है बेटा, हमारा आंसर था बी, और एनएसईबी दे रहा है सी। सो लेट्स चेक, ठीक। तो देखो ये मैंने बताया भाई, पहले सीआरपी के थ्रू, कैटाबोलिटिक सीएपी के थ्रू, कुछ भी आप कह लीजिए, कैटाबोलाइट रिप्रेशन के थ्रू सीआरपी प्रोटीन उसको कहते हैं, ग्लूकोज यूज होगा, कौन यूज होगा, ग्लूकोज यूज होगा। अब ये लैक्टोज मेटाबोलाइज हो चुका है, अब वो कहना चाह रहा है कि बेस्ट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म अंडरलाइंग द लैग फेज ऑब्जर्व्ड बिटवीन द टू एक्सपोनेंशियल फेज। तो बेटा देखो बी आंसर हमारा ये वाला, हमने इसका आंसर दिया था सी, सॉरी हमने दिया था बी, हाँ हाँ ये सी है, अच्छा यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है यही होगा। अब ये सी दे रहा है, देखो एन ऑस्मोटिक शॉक इज इनकर्ड ड्यू टू द साइमल्टेनियस अपटेक ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ बोथ शुगर,
सर साइमल्टेनियस तो होता ही नहीं है। साइमल्टेनियस कैसे हो जाएगा, मतलब ही नहीं बनता है सर। उसने साफ बोला है कि पहले ग्लूकोज पर उसने दिया है, और ये सर लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन है कि पहले ग्लूकोज उसने यूज कर लिया है, फॉलोड बाय प्रोनाउंस लैक्टेज एंड सेकंड एक्सपोनेंशियल 1 लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म इनिशिएट हुई है, बीच में ये है। तो उसने मान लो अपटेक कर भी लिया होगा, हम मान ले रहे हैं भाई, वैसे तो अपटेक होगा नहीं, क्योंकि अपटेक ग्लूकोज का लैक्टोज का कब बढ़ेगा, पहले जीन ऑन होगा, तभी तो परमिएज अंदर आएगा, परमिएज बनेगा, परमिएज अंदर आएगा, तब परमिबिलिटी बढ़ेगी, तब लैक्टोज अंदर जाएगा। ठीक, तो सर ये बोल रहा है इनका जो आंसर है कि ऑस्मोटिक शॉक इज इनका ड्यू टू साइमल्टेनियस अपटेक ऑफ हाई कंसंट्रेशन, मतलब ही नहीं है सर। मैं अगर इसको यहां लिखूं, हाई अपटेक ऑफ लैक्टोज is possible only after lactoperon is on। और जब लैकोपेरॉन ऑन है will occur after utilization of glucose। तो सर साइमल्टेनियस तो पॉसिबल ही नहीं है, सो वी आर गोइंग टू क्लेम इट, हम इसे क्लेम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्लेम इट, हम इसे सर क्लेम करने वाले हैं, हम अपना आंसर बी पर हैं। अब इसमें देखो necessitating a transient adjustment of the cell internal solid balance before normal division resume। तो सर साइमल्टेनियस हो ही नहीं रहा, पहले ग्लूकोज लेके उसने खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया सर पहले उसको। तो सर वी आर गोइंग टू द बी आंसर, वी आर स्टिकिंग टू द बी आंसर, वी आर गोइंग टू क्लेम दिस क्वेश्चन। पार्ट 2 में देख लेते बेटा, पार्ट 2 में हमारे 59 और 60 पे बात हुई है, 60 का तो हम बता ही दिए, 59 ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। 59 बेटा बी सी डी, मतलब हमारा गलत नहीं है, हमने दिया है बी एंड सी, हमारा है बी एंड सी, और एनएसईबी का बस डी भी सही है, एनएसईबी इतना कह रहा है, हमारा गलत नहीं है, बस एनएसईबी क्या कह रहा है, एनएसईबी कह रहा है कि डी भी सही होना चाहिए साथ में, मैं कह रहा हूं कि डी नहीं सही होगा, बी सी एंड डी, है ना। तो अपना दोनों ऑप्शन ही है, बस सी को हम डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस ओनली सी, है ना, डिस्कस ओनली डी ऑप्शन। तो बेटा देखो ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले दो स्पीसीज थी ए और बी, है ना, उनको बाद में यहां पे ले आया। तो देखो डी ऑप्शन जो है ये कह रहा है कि ब्रूम इन्वेजन हैज फैसिलिटेटिव इफेक्ट ऑन नेटिव प्लांट थ्रू एपरेंट कंपटीशन। एपरेंट कंपटीशन का मतलब ये होता है जैसे दो मान के चलिए भाई, एक खरगोश है और एक आपका और कुछ मान लो हिरन है, कुछ भी मान लो, जिनका प्रीडेटर सेम है, तो वो आपस में थोड़ा लड़के दूसरे को कमजोर, अब कंपटीशन होगा तो किसी एक को कमजोर करना चाहेंगे, मतलब कंपिटिटिवली सुपीरियर और इंफीरियर साबित होगा, तो इंफीरियर वाला अपना भेड़िए के हाथ लग जाएगा, तो इसको कहते हैं हम। अब ब्रूम इन्वेजन हैज फैसिलिटेटिव इफेक्ट ऑफ नेटिव प्लांट थ्रू अपेरेंट कंपटीशन मीडिएटेड बाय बोथ मैमल एंड इंसेक्ट हर्बीवोर। तो देखो आप देख सकते हो मैमल्स भी प्लांट खाता है, इंसेक्ट हर्बीवोर जो मतलब घास को खाने वाले इंसेक्ट है वो भी इंसेक्ट खा रहे हैं। तो ब्रूम के इन्वेजन से फैसिलिटेटिव हुआ है नेटिव प्लांट पे। अब आप देख सकते हो जो नेटिव प्लांट है सॉलिड लाइन वाले, नेटिव प्लांट को कम खाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो नेटिव प्लांट को कम खाया जा रहा है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर हर्बीवोरी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर हर्बीवोरी है। तो जब ब्रूम आ गया, ये इन्वेडेड था, जब ब्रूम आ गया, मतलब एक प्लांट होता है भाई अलग से, ब्रूम आ गया तो आपने देखा कि जो एक्सोटिक प्लांट हैं
उनको खाए जाने में ज्यादा कमी नहीं आई है, मतलब खरगोश उनको अभी भी खा पा रहा है, नेटिव प्लांट को बिल्कुल नहीं खा पा रहा है। तो डी ऑप्शन ये कह रहा है कि इंसेक्ट और मैमल के बीच में ऐसा हुआ होगा कि भाई अब मैमल यानी कि खरगोश नहीं खाया होगा। अब देखो पहली बात तो है कि नॉट मेंशन, अबाउट इंसेक्ट डायरेक्टली, ठीक। और एपरेंट कंडीशन जो मतलब एपरेंट जो है हमारा, मतलब जो एपरेंट कंपटीशन है मैमल और इंसेक्ट के बीच में कि भाई ब्रूम ज्यादा आ गए तो खरगोश को प्लांट दिखने कम हो गए, है ना। तो एक थ्योरी कह सकती है कि इंसेक्ट वहां घुस गए होंगे और इंसेक्ट ने घुस के खा लिया होगा। तो पर यार फिर तो इंसेक्ट का और मैमल का कंपटीशन ही नहीं हुआ, फिर तो इंसेक्ट का और मैमल का कंपटीशन ही नहीं हुआ। गेटिंग माय पॉइंट। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ओके। सो माय डियर फ्रेंड, जो एपरेंट कंपटीशन है वो इंक्रीज करता है हर्बीवोरी, डिक्रीज नहीं करता है। तो ये भी हम जो है गलत होगा। अपेरेंट कंपटीशन अगर मैं लिखूं, अपरेंट कंपटीशन बेसिकली नॉर्मली increases herbivory on one species, not decreases on one species, not decreases। तो यहां तो ये उल्टा हो गया मामला, है ना भाई। नंबर 2, डेटा इनसफिशियंट, hence IE D is not correct। हमारा ये सवाल गलत नहीं हुआ है, बस हमने बी और सी दिया है, IAPT BC D भी दे रहा है। D is not correct, so going to claim। तो क्लेम करने वाले हैं सर इसको भी, ठीक है। मतलब ये देखो इसमें सर इसकी बहुत तेज घट गई है, जबकि हर्बीवोरी बढ़नी चाहिए। और वैसे भी ब्रूम के अंदर अगर आप सोचें तो सर ब्रूम के अंदर मान लो वो कह रहा है कि नहीं सर वो अब मैमल नहीं खा पा रहे हैं, तो मैमल मतलब खरगोश नहीं खा पा रहा है, तो खरगोश नहीं पा रहा है तो आप देखो ये इसलिए खरगोश बेचारा 25% ही खा पा रहा है, तो उसका इन्वेजन होने के बाद नहीं खा पा रहा खरगोश। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसेक्ट खा ले रहे हैं, इंसेक्ट से कंपटीशन ही नहीं होगा क्योंकि ब्रूम आने के बाद तो उसको दिखना बंद हो गया। तो बेटा ये जो है इनकरेक्ट ही है, नॉट करेक्ट। तो फाइनल आंसर जो अवर वाला था, फाइनल आंसर बी एंड सी, अवर इज करेक्ट, क्लेम में जाएगा, गोइंग टू क्लेम, ठीक है ना। तो मतलब ये सही है, मतलब डी को यार नहीं मान सकते हम, सही ऐसे नहीं बोल सकते। एक बार देख लो, फैसिलिटेट इफेक्ट्स ऑन नेटिव प्लांट। ये देखो ये नेटिव प्लांट का खरगोश बहुत कम खा पा रहा है, मतलब उसको फायदा मिल रहा है, मतलब उसकी हर्बीवोरी कम हो रही है, बट बेसिकली हर्बीवोरी बढ़नी चाहिए, है ना भाई, कंपटीशन के बाद। तो ये गलत हो गया है, ठीक है। सो ये तो यार इमेज हमको नहीं क्लियर हुए, सो लीव इट, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो फाइनली हम जो है मतलब 3 क्वेश्चन हम जो है क्या करने वाले हैं, हम क्लेम करने वाले हैं। हमारा मोटा मोटा देखा जाए तो एक सवाल सिर्फ गलत हुआ है, ओनली 1 क्वेश्चन गलत, ओनली 1 क्वेश्चन मिस्टेक, है ना सर। फाइनली एक ही क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। ओके, सो बी हैप्पी, बुगैम्बो खुश हुआ, है ना दोस्तों, यस।
बाकी तो देखो कुछ मिस्टेक, सिली मिस्टेक भी नहीं कह सकते हम उसको, हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर एक तो लैंग्वेज प्लस आपका जो डायग्राम क्लियर नहीं थे। बाय गॉड की कसम शौक आ जाता है यार ऐसे डायग्राम देख के। आई रिक्वेस्ट IAPT के थोड़ा डायग्राम साफ डाला करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।